21-24 साल की उम्र में जब बाहर निकलते हो तो ये अचानक से पता चलता है अरे ये क्या हो गया। कैंपस में तो ऐसा होता था कि अगर मेहनत कर लिए तो मार्क्स आ जाते थे, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाते थे पर आ ही जाते थे। तो वहाँ पर एक कोरिलेशन होता था, या ऐसे कह लो कि जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो काफ़ी हाई होता था बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। तो पहली बात तो कोरिलेशन हाई है, दूसरी बात इनपुट वेरिएबल्स क्या हैं ये साफ साफ पता था, डिज़ायर्ड आउटपुट पाने के लिए कौन कौन से बटन दबाने पता था। बाहर की दुनिया में इतने सारे वेरिएबल्स आ जाते हैं कि आपको कुछ नहीं पता कौन सी चीज़ किस दूसरी चीज़ से डिक्टेट हो रही है। ठीक है, तो क्या करे इंसान, ये तो नहीं पता क्या करे, पर ये पता है कि क्या ना करे। रिजल्ट्स के भिखारी होकर के नहीं चल सकते आप ये सोच के नहीं चल सकते कि मैं काम कर रहा हूँ और मैं अपने आप को कंटेंटेड माने संतुष्ट तभी मानूंगा जब रिज़ल्ट मेरे हिसाब से आ जाएगा, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें लगती हैं उस रिज़ल्ट में जिसकी कोई गिनती नहीं है। इसके अलावा उन सारी चीज़ों में से 99% चीज़ों पर आपका कोई कंट्रोल भी नहीं है, समझे। और इसमें आपकी गलती नहीं है कि आपका कोई कंट्रोल नहीं है, कुछ भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, प्रकृति है ही इसी तरीके की। तो जीवन का एक नियम है कि जो लोग रिजल्ट ओरिएंटेड होकर जीते हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं, चोट खाते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। उन्होंने बहुत मेहनत करी हो तो भी परेशान होते हैं, नहीं मेहनत करी है, काम ही नहीं करा ईमानदारी से, तब तो उनको कुछ मिलेगा भी नहीं। वैसे भी उन्होंने बहुत ईमानदारी से काम कर भी दिया है, वो तो भी फ्रस्ट्रेट होंगे, क्योंकि ज़िंदगी तुम्हारी ईमानदारी से नहीं चलती है, ज़िंदगी के अपने दूसरे नियम हैं। तो ये बातें जिन लोगों ने समझी हैं, फिर उन्होंने ये सलाह दी है निष्काम कर्म, कि बेटा वो करो ना जिस पे तुम्हारा हक चलता है, आउटपुट पे तुम्हारा अधिकार नहीं। बस नहीं है तो नहीं है, क्यों नहीं है मत पूछो। आउटपुट पे किसी का अधिकार नहीं है, क्योंकि आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ A1 A2 A3 A4 A4 फिर B1 B2 B3 B4 X1 X2 टिल इन्फिनिटी। आउटपुट इतने वेरिएबल्स का फंक्शन है, हमें ये तक नहीं पता कितने वेरिएबल्स का फंक्शन है, हमें कुछ नहीं पता। और तुर्रा ये है कि हम कहते हैं कि मुझे आउटपुट चाहिए जो मैं मांग रहा हूँ, मेरा जो डिज़ायर्ड आउटपुट है, आउटपुट समझ रहे हो ना, जो भी गोल है आपका, जो भी आपका, हम कहते हैं मुझे तो वही चाहिए, मुझे तो वही चाहिए। भाई एक कंट्रोल सिस्टम नहीं है ना यूनिवर्स, एवर एक्सपेंडिंग यूनिवर्स है, एवर एक्सपेंडिंग एंट्रोपी है, यहाँ तो रैंडमनेस भी बढ़ रही है, इतनी चीज़ें हैं जो बाहर की दुनिया में ही नहीं पता, और भीतर की दुनिया का तो कहना ही क्या, वहाँ तो कुछ भी नहीं पता। तुम इस टोटली अनप्रेडिक्टेबल और अननोन दुनिया को क्या करना चाहते हो, कंट्रोल। तो हो सकता है क्या, तो फिर इसलिए कृष्ण बोल गए कर्मण्येव अधिकारस्ते, तुम्हारा जो अधिकार है वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी पर है भाई, कि मैं क्या कर रहा हूँ, अपने खोपड़े पर अपना अधिकार है, अपने कर्म पे अधिकार है। किस पर अधिकार नहीं है, माँ फलेषु कदाचन, माँ माने नहीं, फल पर कदाचित भी अधिकार नहीं है, एकदम भी नहीं है, ज़ीरो। जो लोग गोल ओरिएंटेड होकर जिएंगे उनको सिर्फ सफरिंग मिलेगी। गोल ओरिएंटेड होकर आप कहाँ जी सकते हो, स्मॉल और लिमिटेड सिस्टम्स में। लिमिटेड सिस्टम्स में गोल ओरिएंटेशन चल सकता है, क्योंकि वहाँ नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम होते हैं, तो प्रेडिक्टेबिलिटी और कंट्रोल दोनों रहता है। लाइफ क्या है, एक ह्यूज सिस्टम जिसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो इसीलिए कर्मण्येव अधिकारस्ते, तुम्हारा जो अधिकार है वो सिर्फ तुम्हारे काम पर है। जान लगा के सही काम करो और उसके आगे मत देखो, मत सोचो कि इसकी वजह से अब कल क्या होगा, क्योंकि तुम कुछ भी सोच लो, तुमने जो सोचा है कल वो तो नहीं होगा, तो सोच ही क्यों रहे हो, क्यों सोच रहे हो इतना। और कभी तुक्का लग गया, तुमने जो सोचा था कल वो हो गया, तो ये और ख़तरनाक बात है। क्यों नहीं, तुम एक रैंडम कोइंसिडेंस को कॉजेशन समझ लोगे। कॉजेशन क्या होता है, कॉजेशन का मतलब होता है आज मैंने कुछ करा उससे कल कुछ हुआ, और कोइंसिडेंस क्या होता है, बस इत्तेफाक, अनायास
हो गया। जो कोइंसिडेंटल था उसको तुमने कॉज्ड मान लिया, तो तुम्हारा इनर एल्गोरिदम ख़राब हो जाएगा। भाई एक्स करा, कल आउटपुट वाई आ गया, तुम सोचोगे एक्स कॉजेज वाई, तो तुम बार बार एक्स करोगे इस उम्मीद में वाई आएगा नहीं, फिर तुम फ्रस्ट्रेट होगे, कहोगे आया नहीं, उस बार तो आ गया था, उस बार भी नहीं आया था, कभी नहीं आता, कभी वो बस ऐसे ही है कि कभी तुक्का लग गया तो लग गया। ज़िंदगी तुक्के पे नहीं जी जा सकती ना। तो इसलिए कृष्ण ने बोला कि ज़िंदगी जिस चीज़ पर जी जा सकती है बेटा उस पर जान लगाओ। ज़िंदगी जी जा सकती है कि अपनी ओर से जो सही है उसको पूरा डूब के करो, और उसमें इतना डूब जाओ कि आगे पीछे सोचने का होश बचे नहीं। बस यही है हमारे बस में। तो जैसे अगर रिज़ल्ट मन के मुताबिक नहीं आया तो हम अपने एक्शंस को चाहते हैं कि एक मन होता है जो पहले रिज़ल्ट की सोचता है, फिर उस रिज़ल्ट को पाने के लिए क्या एक्शन करना चाहिए वो एक्शन करता है। ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं, उनको क्या चाहिए रिजल्ट, तो पहले क्या सोचते हैं रिजल्ट, और फिर कहते हैं रिज़ल्ट पाना है तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, और जो करना चाहिए वो करने लग जाते हैं, है ना। ये सब भी छोटे सिस्टम्स में चल जाता है। जो जानने वालों ने कहा है उन्होंने कहा है कि तुम्हारे मन में पहले रिज़ल्ट नहीं आना चाहिए, तुम्हारे मन में पहले राइटनेस आनी चाहिए। कामना पहले नहीं आती, धर्म पहले आता है। धर्म समझ रहे हो, धर्म माने ये नहीं हिंदू मुसलमान वगैरह, धर्म माने क्या, जो करना उचित है, जो करना आवश्यक है तुम वो करो, रिज़ल्ट क्या होगा मत सोचो। हमारी गाड़ी उल्टी चलती है, हम पहले सोचते हैं कि मुझे कौन सा रिज़ल्ट चाहिए, मुझे फ़लानी चीज़ अच्छी लग गई, मुझे उसको पाना है, यही होता है ना। इसी को हम अपना डिज़ायर बनाते हैं, यही टारगेट बन जाती है। कह रहे नहीं, जो ऐसे चलेंगे उनको फिर सज़ा मिल जाती है। सज़ा क्या मिलती है, सफरिंग, फ्रस्ट्रेशन। कह रहे उससे बचना है तो तुम वो पकड़ो जो सही है, और जो सही है उसको करना ही अपने आप में मैक्सिमम रिज़ल्ट है। फिर ग्रैटिट्यूड इस बात का रहता है कि जो सही है वो मुझे करने को मिला। फिर इस बात का इंतज़ार नहीं रहता कि मैंने सही काम कर दिया है, अब एक हफ्ते बाद इसका रिज़ल्ट आएगा। फिर आप एक हफ्ता वेट नहीं करते, जो आपने करा है वो ठीक है, एकदम ठीक है, एकदम ठीक है, तो हो गया ना, मिल तो गया रिज़ल्ट। क्या रिज़ल्ट मिल गया, ठीक काम किया, ठीक काम करा, और ठीक काम करने में आनंद है, बस हो गया, ख़त्म बात। क्या है कुछ, हाँ सही और गलत कौन डिफाइन करेगा। आज हमने क्या बात करी थी सत्र में, सही और गलत का क्या पैमाना होता है। जब हमारे सामने विकल्प होते हैं और इंसानों के लिए एक अंत में सवाल आया था ना, शेर ने हिरण को मार दिया, तो मैंने क्या कहा था कि ज़िंदगी में कभी भी कैसे नापना क्या सही क्या गलत, कैसे पता करना है। जो कुछ भी दिमाग को साफ करे, जो चीज़ें उलझी हुई हों वो समझ में आने लगें, वो सही है। और जो कुछ भी दिमाग को और गंदा कर दे, दूषित कर दे और उलझा दे, डिपेंडेंट और डरपोक बना दे, वो गलत। बस ऐसे ही तय करते हैं। तो सही काम क्या है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि उसमें डूब जाओ रिजल्ट्स की परवाह करे बिना। सही काम क्या है फिर, वो काम जो अपनी और दूसरों की ज़िंदगी को साफ़ करता हो, मन को बेहतर करता हो, जो उलझने थी वो हटती हों, जो बात पहले समझ में ना आती हो समझने लग गए, जो छुटपन और एकदम पेटीनेस रहती है दिमाग में, वृत्तियों में, वो हटने लग गई। जो भी काम ऐसा है उसको करने में साहस लगता है, धीरज रखना पड़ता है, वो काम अगर तुम कर रहे हो तो फिर रिजल्ट्स की सोचनी नहीं चाहिए। तो उसी बात को ऐसे कह देते हैं कि उस काम का रिजल्ट वो काम खुद है, उस काम का रिजल्ट वो काम है। फिर तुम कोई पूछता है रिजल्ट क्या मिला, बोलते हो मुझे ये काम करने को मिला, यही रिजल्ट है, और क्या रिजल्ट चाहिए, आगे थोड़ी रिजल्ट मिलेगा, मिल गया रिजल्ट। अच्छा जी, जैसे बच्चे कोटा तैयारी करने जाते हैं नॉर्मली इंजीनियरिंग के लिए, तो घर वाले यही बोलते हैं कि अपने काम से काम रखना, ज़्यादा वहाँ पे इन्वॉल्व मत होना किसी चीज़ में। अद्वैत वेदांत जो बोलता है कि जीवन में ज़्यादा इन्वॉल्व मत हो। इन्वॉल्व का मतलब कि ये मेरा शरीर है, ये खम्बा है, ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर मैं ऐसे बोलूं कि अद्वैत वेदांत भी, क्योंकि पूरा दर्शन तर्क पे टिका हुआ है,
अद्वैत वेदांत ने जो बोल दिया है और जैसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने बोला है कि उससे आगे कोई दर्शन है ही नहीं, वो एक सीमा है जहाँ के आगे कोई सोच ही नहीं सकता कभी। मैं ये बोलता हूँ कि वो केवल एक कंसेप्ट है जिससे कि आपने सारा जो रियलाइजेशन था ना उसको स्वप्न बना दिया। मैं तो बता पा रहा हूँ आपने रियलाइज़ करने वाले को स्वप्न देख लिया, बना नहीं दिया। रियलाइजेशन को स्वप्न नहीं बनाया है, जो रियलाइज़ करने वाला है वो स्वयं स्वप्न है, ये जान लिया है। मुझे सपना दिखाई नहीं पड़ रहा है, मुझे सपना दिखाई नहीं पड़ रहा है, पूरा करो। मैं खुद ही सपना हूँ। मैं स्वयं सपना हूँ। नागार्जुन के सपने में तितली आई या तितली के सपने में नागार्जुन आए? ये एक बौद्ध रिडल है पुरानी। लेकिन इस तरह तो हमने फर्दर जो तर्क है कुछ भी उस पर ताला लगा दिया कम्प्लीटली कि इससे आगे हम सोच ही नहीं पाएंगे। हम तर्क की बात नहीं कर रहे, हम तर्ककर्ता की बात कर रहे हैं, हम तर्क करने वाले की बात कर रहे हैं। तर्क तो आपके लिए एक ऑब्जेक्ट है। अद्वैत वेदांत पकड़ करके जो सब्जेक्ट है तर्क करने वाला, तर्ककार, वो उसकी बात करता है। ये जो तुम्हारा तर्क उठ रहा है, कहाँ से उठ रहा है? तुम्हारे शरीर से ही तो उठ रहा है, तुम्हारे मस्तिष्क से उठ रहा है, जो तुमने खाया पिया उससे उठ रहा है। रात में तुम कुछ और खा लेते हो, तुम्हारा तर्क दूसरा हो जाता। बड़े तर्कवादी हो, अभी थोड़ी शराब पी लो, देखो सारा तर्क उलट जाएगा बिल्कुल। तो तुम हो कहाँ? जो तुम्हें पिताजी से जीन्स मिल गए और दोस्तों से शराब मिल गई, उसको तुम कह देते हो ये मैं हूँ। और फिर वो जो मैं तर्क करता है, तुम उस तर्क को साबित करने में जुट जाते हो। तर्क को हटा दो, हम तर्क की बात बाद में करेंगे। जो तर्ककार है वो खुद संसार की मिट्टी से उठा है, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। वो वैसे ही है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा। 50 जगह के प्रभाव एक में संकलित हो करके बन जाते हैं कुछ, जिसको तुम बोलने लग जाते हो मैं। तो ये जो तर्ककार है ये स्वयं मिथ्या है। इसका तर्क क्या सुन रहे हैं हम? दो लिस्ट्स बना लो, ये सबके लिए है, जो भी लोग चुनना चाहते हो कि आगे ज़िंदगी में क्या करना है। 2 लिस्ट्स बनाओ अगल बगल। पहली, कौन कौन सी चीज़ें मुझे तकलीफ़ दे रही हैं। दूसरी, कौन कौन सी चीज़ें दुनिया को तकलीफ़ दे रही हैं। कौन कौन सी चीज़ें मुझे तकलीफ़ दे रही हैं और कौन कौन सी चीज़ें दुनिया को तकलीफ दे रही है। उनमें देखो कि इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा दोनों लिस्ट्स में, कॉमन क्या है। और जो जो कॉमन आए चीज़ें, उनमें ये देख लो कि तुम जिस हालत में खड़े हो, तुम्हारे पास जो रिसोर्सेज वगैरह हैं और ज्ञान है और ताकत है, जो भी है, समय है, उसमें अभी तुम्हें प्रैक्टिकल क्या लग रहा है अपने लिए। जो लग रहा है वही तुम्हारे लिए जीवन का उचित काम है। काम का निर्धारण कैसे होना है? मैं जहाँ फंसा हुआ हूँ भीतर से, कौन कौन सी चीज़ें हैं मुझे जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं। फिर दुनिया की ओर नज़र करो कि दुनिया में आज कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत क्रिटिकल हैं। फिर इन दोनों में देखो इंटरसेक्शन कहाँ है, और जो उसमें एलिमेंट्स आए, उसमें से जो एलिमेंट तुमको प्रैक्टिकली फीजिबल लगे इम्प्लीमेंट करने को, उसको उठा के कर डालो। ठीक है। ये भी हो सकता है कि जो अभी प्रैक्टिकल लग रहा हो वो उस लिस्ट में तीसरे चौथे नंबर की चीज़ हो। पहली वाली चीज़ तुमने क्यों नहीं उठाई? क्योंकि अभी वो तुम्हारे सामर्थ्य से बाहर की हो सकती है। हो सकता है जो पहले नंबर की चीज़ हो वो शुरू करने के लिए 10 करोड़ की राशि लगती, तो आपके पास 10 करोड़ अभी नहीं है, तो तुम वो चीज़ नहीं शुरू कर सकते। तुम तीसरे नंबर की चीज़ से शुरू करो, धीरे धीरे करके पहले पे भी पहुंच जाओगे। लेकिन हमेशा कुछ ऐसा करना जिससे तुम्हारी ज़िंदगी भी बेहतर होती हो और दुनिया भी बेहतर होती हो। कुछ अगर ऐसा है जो तुम्हारे लिए अच्छा है, दुनिया के लिए नहीं, तो तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। और कुछ ऐसा है जिसमें दुनिया की बहुत भलाई है पर तुम्हें लग रहा है मेरी कोई भलाई नहीं है, तो तुम गलत सोच रहे हो। किसी चीज़ में अगर वाकई दुनिया का हित है तो उसमें तुम्हारा भी अपना हित तो ज़रूर होगा, तुम्हें अभी दिख नहीं रहा है। कर डालो बस। सर एक मेरा डाउट है सर, जो
आपने जो भी बताया प्रैक्टिसेस, सपोज सर अगर मैं वो फॉलो कर रही हूँ बट जो मेरे क्लोज्ड वंस हैं, मेरे फैमिली फ्रेंड्स, सर वो नहीं उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे, तो उन्हें क्या लगता है कि मैं गलत हूँ? कौन सी प्रैक्टिसेस? सर लाइक रियल अनरियल जो आपने हाँ ठीक। बताया, तो सर उन्हें लगता है कि वो मैं गलत हूँ, मतलब मैं सबसे अलग हो चुकी हूँ अभी, और लाइक घर वाले बोलते हैं कि पढ़ा लिखा के गलती कर दी कि तुम अभी ऐसी बातें करने लगे हो, तो सर ऐसे में कैसे कन्विंस करें जो हमारे नियर डियर वंस हैं उनको? देखो, दोनों तरफ से तैयारी होनी चाहिए, ठीक है। जो सीखने वाला है अगर वो तैयार ही नहीं हो रहा है तो पत्थर पे सर फोड़ लोगी, मर जाओगी, कुछ मिलेगा नहीं। संतों ने भी मजबूरी स्वीकार कर ली है एक जगह पर आकर के। कहें कबीर काली चादर कैसे चाढ़े रंग। गुरु बेचारा क्या करे, शिष्य न लागे अंग। गुरु पूरी जान दे रहा है और उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रही है बात, तो फिर गुरु ने भी ऐसे हाथ खड़े कर दिए कि काली चद्दर है ये, मैं इस पर कुछ भी कर लूँ, इस पर रंग नहीं चढ़ने का। तो तैयारी दोनों ओर से होनी चाहिए, आपकी ओर से इच्छा होनी चाहिए, घर वाले भी तो तैयार होने चाहिए ना। नहीं है तो हाँ, बार बार कोशिश करना अपने समय और ऊर्जा की बर्बादी है। हाँ, कोशिश करनी ज़रूर चाहिए, कोशिश करो। नहीं सुन रहे तो धैर्य रख के पीछे हट जाओ, कहो कि जब फिर सही समय आएगा तब कोशिश कर लूँगी। लेकिन बुरा मत मानो, इसमें कोई अपना अपमान नहीं हो गया, ना अपनी असफलता हो गई। हर इंसान हर समय सच्चाई सुनने की स्थिति में नहीं होता है, तो उस पर ज़्यादा सच्चाई वगैरह बताना व्यर्थ ही जाएगा, रिश्ते और ज़्यादा ख़राब कर लोगे। हाँ बट सर वो प्रैक्टिस सर वो फॉलो करके देखते हैं कि वो सफ़र भी कर रहे हैं, लाइक सर वो पूजा करना है, वो सफ़र कर रहे हैं, पर उनमें ये भाव तो उठे कि मैं अपनी सफ़रिंग बंद करनी है। हाँ सर ये चीज़ नहीं है उनमें। नहीं है। आम आदमी अपनी सफ़रिंग के साथ समझौता कर लेता है ना, कि सफ़रिंग है और इसी का नाम ज़िंदगी है। फिर कोई आके अगर तुम्हारी सफ़रिंग हटाए तो तुम्हें लगता है उसने क्या हटा दी? ज़िंदगी। भाई सफ़रिंग इज इक्वल टू ज़िंदगी। तो अगर कोई आपकी सफ़रिंग हटाने आता है तो आपको क्या लगता है उसने क्या हटा दी? और ज़िंदगी हटा दी तो आप क्या हो गए? मुर्दा। ज़िंदगी हट गई तो आप मुर्दा हो गए। तो आप उसको बोलते हो तू मेरी जान लेने आया है। वो आपकी सफ़रिंग लेने आया है और आप उसको बोलते हो तू मेरी जान लेने आया है। ठीक है, तो कोशिश करनी चाहिए घर वालों पे, पूरी दुनिया पे, लेकिन कोशिश करते उसी पर रहो जो तुम्हारी कोशिशों में साझीदार हो रहा हो। अपनी ओर से शुरुआत सब पे करो, सबको दो कि जो मैं देना चाहता हूँ लो लो लो, लेकिन और लगातार उसी को दो जो तुम्हारी दी हुई चीज़ को ले भी तो रहा हो ना। तुम तो दे रहे हो, ले तो रहा नहीं, तो तुम्हारा दिया सब कहाँ गया? और तुम्हारे पास समय सीमित है, ऊर्जा सीमित है, उतना समय तुमने किसी एलिजिबल आदमी पर लगा दिया होता तो उसका फ़ायदा भी हो जाता। तो तुमने गलती कर दी ना, बल्कि नाइंसाफ़ी कर दी ना। जितना तुमने समय लगा दिया एक ऐसे आदमी पर जो अभी तैयार ही नहीं हो रहा है वो सुनने के लिए, क्यों उस पर बहुत मेहनत कर रहे हो? सर एक डाउट और है सर, कई बार सर कुछ ऐसे थॉट्स आते हैं जो बहुत डिस्टर्बिंग होते हैं, वो पूरा इनर पीस जो होता है वो ख़राब हो जाता है, तो सर उस चीज़ से कैसे ओवरकम करें? काम करते रहो अपना। ये ऐसी सी बात है कि मंजिल की ओर जा रहे हैं, कई बार बहुत ख़राब हिस्सा आ जाता है रोड का, तो क्या करना होता है? चलाते रहो गाड़ी, और क्या करोगे? तुम अपनी मंजिल थोड़ी बदल दोगे, ना मंजिल बदल सकते हो ना रुक सकते हो। गड्ढे भी आ गए तो भी गाड़ी तो चलानी है। हाँ, अब तकलीफ से चलेगी कुछ देर तक, धीरे चलेगी, पर रुकना नहीं है भाई, रुकना नहीं है, रुक जाना है। क्रिकेट खेल रहे हो और बीच में सामने कोई फास्ट बॉलर आ गया, उसका स्पेल चल रहा है धुआंधार, तो क्या कहोगे? उस अब वो आया है और उसका 4 या 5 ओवर का स्पेल है, ठीक है, 100 मील से डाल रहा है वो गेंद, तो क्या करना है वो 4-5 ओवर? निकालो निकालो भाई, झेलो, निकालो, सहो, बर्दाश्त करो। 5-7 बार गेंद यहाँ लगेगी, मुंह पे लगेगी, जहाँ भी लग रही हो बर्दाश्त करो। और जब ये हट जाएगा अगला वाला आएगा, फिर मारेंगे। लेकिन अभी अगर धीरज तोड़ दिया,
और बेताब हो गए और कुछ इधर उधर का हरकत कर दी तो फिर किसी को मारने लायक नहीं बचोगे। या तो विकेट टूट जाएगा या मुंह टूट जाएगा, दोनों ही हालत में आगे कहानी चलेगी नहीं। आचार्य जो अभी एक जो पेरेंट्स वाला क्वेश्चन आया था तो उसमें एक सर पेरेंट्स सर कई चीज़ ये भी बोलते हैं, एक एजुकेशन है ना कि सर अभी जैसे मैंने बचपन में देखा है कि हाँ भाई मतलब किसी कोई जेन्युइन एफर्ट नहीं है पेरेंट्स की कि वो बच्चों को एजुकेशन के लिए भेजे। सब लोग जा रहे हैं तो अच्छा बेटा जाओ, तुम भी जाओ, घर पे क्या हल्ला करोगे, जाओ तुम, है ना। तो सर पेरेंट्स मतलब देखता हूँ कि सर वो बस एक फॉर्मेलिटी के लिए उसको पुश कर रहे हैं, लेकिन एक जो है ना कि आपको एक जो एक 10th का किड है 12th का किड है सर उसको एक एनवायरनमेंट चाहिए, उसको पास उतना अपना कॉन्शियसनेस नहीं होता कि मेरे को पढ़ना है या वो वहाँ नहीं रहता। तो बोलते ठीक है यार पढ़ लेगा जो कर लेगा, ऐसे कलेक्टर थोड़ी ना बनाना है मतलब। और कई तो सिर्फ इसको और आगे प्रोपोगेट करके बोलते हैं नहीं जी यार ज़्यादा पढ़ लिख लेगा ना तो फिर वो अपने काम का नहीं रहेगा। वो इतना डायरेक्ट नहीं बोलते हैं, है ना, लेकिन वो बोलते इस तरीके से यार नहीं ज़्यादा पढ़ाना लिखाना। तो मतलब एक बड़ा इनडायरेक्ट तो नहीं, इनडायरेक्ट सा कि एक बड़ा विरोध है बस पढ़ाई। तुम लोग इस तरह के माँ बाप मत बनना। बाकी दुनिया में जो कर रहा हो, भांति भांति के लोग होते हैं, ऊंचे से ऊंचे भी होते हैं, गिरे हुए भी बहुत होते हैं। जितनी तुम बात कर रहे हो उससे भी ज़्यादा गिरी हुई बातें करते हैं लोग। बस तुम ये सब मत करना, इतना काफ़ी है। और आचार्य जी इसके अपोजिट जो पेरेंट्स होते हैं कि तुम्हें आईएएस ही बनना है या मतलब हमारी सारी तो वो भी तुम मत करना हमारे ऊपर टिकी है, तुम वो भी मत करना। तो आचार्य जी बच्चे के लिए, मेरा बेटा है 7 ईयर्स का, मतलब बच्चे के लिए मैं डिसाइड नहीं करूं लेकिन मैं उसे कैसे फलने फूलने दूं। मतलब मेरा मानना ये है कि फलने फूलने का कार्यक्रम अपने आप हो जाएगा। जो गंदगियाँ उसे प्रभावित करती हैं उससे जिस सीमा तक उसको बचा सकते हो बचाओ। बस इतना एक अभिभावक का दारोमदार होता है। जानते हो ना कहाँ कहाँ से आती है गंदगी एक बच्चे के दिमाग में। कोशिश करो कि उन चीज़ों को ब्लॉक कर सको जब तक कर सकते हो। उसके आगे तो कोई किसी का भाग्य विधाता तो हो नहीं सकता, लेकिन बाप होने के नाते जितना तुम उसके जीवन में गंदगी को बचा सकते हो बचाओ। आचार्य जी उसकी जैसे किसी भी कोई भी चीज़ है, किसी से लड़ाई हो गई, कुछ हो गया, छोटी छोटी चीज़, मतलब हम कैसे उसको इंडिपेंडेंट बनाएं, क्योंकि मुझे लगता है इंडिपेंडेंट होना उसका बहुत ज़रूरी है। ये जो बातचीत चल रही है इसको सरल बना करके, बच्चे के लिए बोधगम्य बना करके करो बात। घर में करी जा सकती है, करो। आचार्य जी जैसे हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो हमारा इसमें मकसद ये है कि अच्छा मैं इसे सुन रहा हूँ तो मैं इसको फॉलोअप लूँगा। तो सर जो जनरली जो वर्ल्ड में कन्वर्सेशन होती है ना वो मतलब बस एक ऐसी है कि अच्छा दो लोग मिल गए, टाइम पास कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो जब किसी को बोलो ना कि नहीं यार ये बात की है तो सर उसको फॉलोअप भी तो लेना है, तो सर वो मतलब बड़ा आप समझ रहे हैं कि जैसे मान लीजिए मैंने किसी कन्वर्सेशन किया, तुम करना फॉलो अपना। लोग कैसे हैं छोड़ो उनकी निंदा, हर तरीके के लोग हैं। जैसे वीगनिज्म पे सर मैं बात कर रहा हूँ, हाँ ठीक है, बहुत लोग तर्क वगैरह सब मतलब A to Z वो शुरू से लेके अंत तक वो सब अग्री है। अरे यार ऐसा थोड़ी ना होता है, क्या कैसी बात कर दी। फिर एंड में वो मतलब ज़्यादातर जो कन्वर्सेशंस होते हैं किसी से भी बहुत अच्छे कन्वर्सेशंस होते हैं कि हाँ यार ऐसा होना चाहिए। हाँ मनोरंजन अच्छा रहता हाँ है। बस वो बिल्कुल एंटरटेनमेंट के लेवल पे वो बात होती है। तो करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए उसको क्या, कुछ नहीं। अब तुम्हारा काम है ऐसे ऐसे करके बीज उछालते रहना। पत्थर पे पड़ेगा तो उसमें कुछ नहीं निकलेगा, पर हर जगह पत्थर ही पत्थर नहीं है, कहीं सही लोग भी हैं, उनको मिल जाएगा। दुनिया की लगभग 1% आबादी हो चुकी है शुद्ध शाकाहारी, वीगन हो चुकी है। और 800 करोड़ लोगों की दुनिया में 1% भी कितना होता है? 8 करोड़। तो 8 करोड़ लोग कोई कम होते हैं क्या? 8 करोड़ हम जानते हो, दुनिया के ज़्यादातर देशों की आबादी से ज़्यादा है 8 करोड़। तो 8 करोड़ लोग हो चुके हैं, लेकिन जिसको अभी दूध दही का लोभ नहीं जा रहा, अब नहीं जा रहा, तुम क्या कर लोगे उसमें? कोई अच्छा काम अगर करना है तो बस ये मत करना कि काम करके उसका परिणाम नापने लग जाओ बार बार, दिल बहुत टूटेगा, पहले से बता रहा हूँ। चुपचाप जो काम सही है करते रहो, करते रहो, करते रहो। और जिस दिन ये लगे कि अब काम करना भी असंभव हो गया है, बोरिया बिस्तर बांध के रवाना हो जाओ। पर ये मत करना कि मैं कर रहा हूँ और देख रहा हूँ। तुम्हारी कैलकुलेशन तुम्हारे हिसाब से हो सकता है चल भी दें, तो भी उन कैलकुलेशन से तुम्हें वो नहीं मिलेगा जो तुम सोच रहे हो। ये दुनिया किसी की नहीं है,
यहाँ जिसने उम्मीद बांधी है उसने ही ठोकर खाई है। ठीक है, मस्त काम करो, डूब के करो, सब कुछ करो, काम में पूरा दिल लगा दो, बस अंजाम से दिल मत लगाना। और जब अंजाम अपने हिसाब से ना आए, क्योंकि हम उम्मीदें तो बांध ही लेते हैं, अंजाम अपने हिसाब से ना आए तो कहना ये तो होना ही था, हम होशियार हैं, हमें पहले से पता था। तो चलो कुछ बुरा लगा तो साथ में कुछ अच्छा भी लग गया, मुझे तो पहले ही पता था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम काम में ही कोताही करना शुरू कर दो कि अंजाम तो गड़बड़ाना है। काम तो मस्त करना है, एक नंबर का डूब के, ज़रा भी उसमें कहीं मीन मेख नहीं बचनी चाहिए। प्रणाम दीदी जी, मेरा नाम मोहित है। मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मैं यहाँ PhD स्कॉलर हूँ। हाँ, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कुछ चीज़ों को आप मना नहीं कर सकते, मतलब बड़ों को जिनसे आप सीख रहे हैं, और कई बार आप नहीं करना चाहते वो काम, लेकिन आप किस तरीके से वो ना करें उनको। कई जगह पे आप ना नहीं कर सकते, तो अब वो कैसे ना किया जाए? आपको पता है कि आप इतने ज़्यादा व्यस्त हैं वो चीज़ों में, लेकिन वो काम नहीं करना चाहते। लेकिन कौन सा काम? ये ऐसे मतलब कुछ भी आप जब मान लो ऑफिस में हो, ऑफिस में आपको आप अपनी चीज़ों में व्यस्त हो, लेकिन आपको कोई काम दिया जाए उसको आपको ना बोलना, तो वो ना कैसे किया जाए? वो डर की वजह से आप यस बोल देते हो कि हाँ सर, तो वो ना बोला। यहाँ सर, यहाँ पे ऑफिस के सीनियर्स की बात कर रहे हो, घर वालों की? जर्नली देखो, जिनसे संबंधित हो उनको सच्चाई बता दो अपनी ज़िंदगी की। उनको बता दो मेरी ज़िंदगी असलियत में ऐसी है और उसमें ये चीज़ें मेरे लिए महत्वपूर्ण है, ये बताना पड़ेगा। अगर उन्हें सच्चाई नहीं बताओगे एक बार तो झूठ बोलना पड़ेगा बार बार। इससे अच्छा एक बार उनको पता ही दो ना कि मेरी ज़िंदगी ऐसी ऐसी चलती है, देखिए साहब इतना समय इस चीज़ में लगता है, ये मेरी प्रायोरिटी है, ऐसा ऐसा ऐसा। अब आप मुझे ये काम करने को कह रहे हैं तो आप खुद ही सोचिए कि कैसे करूं, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं तो एक बार करे देता हूं। लेकिन आप समझ लीजिए अच्छे से कि मेरी ज़िंदगी कैसी है और आप मेरे शुभचिंतक हैं। अब आप जान गए हैं कि मेरी सच्चाई क्या है, क्या उसके बाद भी आप मुझे बार बार ये काम करने को कहेंगे? और किसी को तुमने बता रखा है कि मैं पूरा खाली हूँ तो तुमको बोलेगा ही ना, आप जाके सब्ज़ी खरीद लाओ, सब्ज़ी जो खरीद के लाए उसमें एक टमाटर सड़ा निकला, जाओ इसको बदल के लाओ। बता ही दो ना कि मैं खाली नहीं हूँ, वो फिर खुद ही नहीं बोलेगा कि टमाटर बदल के लाओ। सबमिसिव नेचर होना सही बात है या मतलब आज की दुनिया में सबमिसिवनेस होना? सबमिशन एक के सामने, बाकी सब के सामने फियरलेसनेस, कोई सबमिशन नहीं। सबमिशन को ही तो काटने के लिए अध्यात्म होता है ना। सबमिशन माने डर, सबमिशन माने दूसरे का तुम पर प्रभाव, रुतबा, और हम पैदा ही ऐसे होते हैं, दूसरों के अधीन, दूसरों से प्रभावित। उसी के लिए तो अध्यात्म है। एक चीज़ को पकड़ लो कि ये ज़रूरी है, जो भी तुम्हें ऊंचे से ऊंची चीज़ समझ में आती है क्या, तो ये ज़रूरी है, फिर बाकी चीज़ों के सामने सबमिशन नहीं करना पड़ेगा।